Hello, Assalamu alaikum students. My name is Sayyid Hassan Abbas and I am your physics teacher. So students, जो आज हम टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 में, वो हमारे पास टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक है। और इस चैप्टर में जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और फिज़िक्स में भी जो इम्पॉर्टेंट टॉप 10 टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट समझे जाते हैं, उनमें एक टॉपिक है गॉस लॉ, ठीक है। और गॉस लॉ इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि मैक्सवेल इक्वेशंस आप पढ़ोगे जिसके ऊपर पूरी एक इंजीनियरिंग बेस्ड करती है। टोटल वो 4 इक्वेशंस होती हैं मैक्सवेल की, और उसमें से जो 2 इक्वेशंस हैं वो असल में गॉस लॉ की इक्वेशंस हैं, गॉस लॉ फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड और गॉस लॉ फॉर मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए फ़िज़िक्स में गॉस लॉ को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इसकी रीज़न बताता हूँ हमें गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ती है, ठीक है। अगर मेरे पास मल्टीपल चार्जेस हों, सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, मतलब एक से ज़्यादा चार्जेस हों, और मुझे अगर किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए मैं क्या वहाँ चीज़ यूज़ करता हूँ, मैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगाता हूँ कि पहले मैं उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालता हूँ ड्यू टू चार्ज 1, फिर मैं ड्यू टू चार्ज 2, फिर ड्यू टू चार्ज 3, और लास्ट में उनको वेक्टर सम करता हूँ, जो कि एक तो कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है, ठीक है, और कॉम्प्लेक्स है। उसमें आंसर फिर आपका डाउटफुल होता है कि आपने ठीक भी सॉल्व किया है नहीं सॉल्व किया। तो सबसे पहले अगर आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस निकालनी है, तो ये चीज़ जो है, ये चीज़ थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपने सुपरपोजिशन, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सिंगल चार्ज की वजह से निकालनी है तो वो तो आसान है, वो तो आप सिंपल वहाँ पे के Q1 Q2 आप वाला फार्मूला यूज़ कर लो। लेकिन अगर आपने मल्टीपल चार्जेस हों या आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो हम कूलम्स लॉ की हेल्प लेके निकालते हैं ना, मतलब वही वाला फार्मूला जो कूलम्स लॉ से हमने ड्राइव किया था, K/Q/R² वाला, तो उस चीज़ से ये चीज़ कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, ठीक है। उसके लिए फिर हम एक नए लॉ की तरफ आते हैं और वो है गॉस लॉ। तो सबसे पहले आपको इस चीज़ का आंसर पता हो हमें गॉस लॉ की ज़रूरत क्यों पड़ी। गॉस लॉ भी असल में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड ही बताता है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड आप बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपके पास सिस्टम ऑफ चार्जेस हों, एक से ज़्यादा चार्जेस हों, और अगर आपने किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी हो, तो वो जो है बहुत आसान तरीका जो है, वो आसान तरीका है आपके पास गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ की मदद से आप यहाँ बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। अच्छा नहीं, वो आ गए थे मैं सर, अच्छा ठीक है। तो गॉस लॉ की मदद से हम बहुत आसानी से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं ड्यू टू सिस्टम ऑफ चार्जेस। तो गॉस लॉ भी हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में ही अब हमें यहाँ पे हेल्प करता है। लेकिन गॉस लॉ के कुछ स्टेप्स हैं, वो स्टेप्स जिस तरह मैथ्स में थ्योरम पढ़ते हो, थ्योरम से आप कोई स्टेप्स फॉलो करते हो, फिर आप एक चीज़ के रिजल्ट पे आते हो, इसी तरह गॉस लॉ अगर आपने किसी सिनेरियो पे अप्लाई करना है तो उसके मल्टीपल स्टेप्स होते हैं, वो स्टेप्स भी हम बाद में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैंने यही कहा कि गॉस लॉ जो है हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में हेल्प करता है, तो इस तरीके से भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, लेकिन ये सुपरपोजिशन से कॉम्प्लिकेटेड चीज़ हो जाती है। गॉस लॉ हमें बहुत ज़्यादा सिंपल वे में इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करवा देता है। नेक्स्ट चीज़ जो है वो गॉस लॉ असल में हमें 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करता है, और वो है एक फ्लक्स के दरमियान और एक किसी चीज़ के दरमियान, और दूसरी चीज़ है कि किसी सरफेस के अंदर चार्ज कितना है। जिस तरह अगर मैं कहूँ मेरे पास एक बॉडी है, एक स्फीयर है, ठीक है, उस स्फीयर के अंदर चार्ज प्रेजेंट है सेंटर में, और मैं ये चाह रहा हूँ कि उस स्फीयर में से कितना फ्लक्स पास कर रहा है, तो मुझे मुझे कौन सा लॉ लगाना पड़ेगा, गॉस लॉ, क्योंकि गॉस लॉ असल में आपको ये 2 चीज़ों के दरमियान रिलेशनशिप प्रोवाइड करेगा, और वो 2 चीज़ें होंगी कि एक तो उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, और दूसरी चीज़ कि उस सरफेस में से कितना फ्लक्स पास हो रहा है। तो गॉस लॉ प्रोवाइड्स अ रिलेशनशिप बिटवीन फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस एंड नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है और उस सरफेस में से कितना फ्लक्स प्रोवाइड कर रहा है, तो वो गॉस लॉ हमें हेल्प करता है। एक चीज़ आप याद रखो, ये हम लास्ट में डिस्कस भी करेंगे कि गॉस लॉ जो है वो किसी क्लोज सरफेस के लिए होल्ड करते हैं। अब क्लोज सरफेसेस, जिस तरह अगर आप 3D में बात करो तो क्लोज सरफेसेस क्या होगी, एक स्फीयर होगा, क्यूब होगा, क्यूबाइड होगा, पिरामिड होगा, तो ये जो सारी हैं ये क्लोज सरफेसेस होती हैं, जिनका स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आप स्फीयर के केस में, सर्कल के केस में कह सकते हो सेम ही होते हैं। नेक्स्ट है गॉस लॉ की आपके पास डेफिनेशन, अब स्टेटमेंट भी आप इसको कह सकते हो। तो ये स्टेटमेंट कहाँ से आई ये भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम थोड़ा सा स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करते हैं। स्टेटमेंट ये बता रही है कि द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम। कि अगर किसी सरफेस का आपने नेट फ्लक्स निकालना है
तो वो देखो दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है। एक चीज़ पे डिपेंड कर रहा है टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस, कि उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज प्रेजेंट है, और दूसरा किस चीज़ पे डिपेंड कर रहा है, परमिटिविटी ऑफ मीडियम, तो ये सेकंड है। लेकिन अगर आप एक चीज़ नोटिस करो, इस चार्ज इनक्लोज्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इस परमिटिविटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो इसी की डेफिनेशन को मैं देख के ये फार्मूला लिख सकता हूँ कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। अब आप इस फार्मूले को देखो और इस फार्मूले से आप डेफिनेशन बनाओ कि टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय द टोटल फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड और डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ मीडियम, ठीक है। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास जो एक मीडियम था या मेरे पास फ्री स्पेस थी, तो फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन क्या बन जाता है, एप्सिलॉन बन जाता है एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि हमने एप्सिलॉन का फॉर्मूला पढ़ा था, एप्सिलॉन हमने एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर। तो फ्री स्पेस के केस में एप्सिलॉन आर की वैल्यू 1 होती है, ठीक है। तो एप्सिलॉन आर 1 पुट करोगे तो ये, तो आपकी बुक्स में ये लिखा होता है। इसका मतलब है कि जो हम मीडियम एज्यूम कर रहे हैं वो फ्री स्पेस मीडियम एज्यूम कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये फार्मूला ड्राइव कैसे हुआ, ठीक है। इस फार्मूले को ड्राइव करने के लिए हम अब एक डेरिवेशन देखेंगे और हम एंड रिजल्ट पर इस फार्मूले पे आएंगे। अब सबसे पहले आप डायग्राम पे आओ। ये मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के सेंटर में स्फीयर मतलब समझ लो 3D में स्फीयर और 2D में हम सर्कल कहते हैं, ठीक है। तो ये मेरे पास एक स्फीयर है और इस स्फीयर के बिल्कुल सेंटर में मैंने एक पॉइंट चार्ज रखा हुआ है, और पॉइंट चार्ज जो है वो हमारे पास यहाँ पे प्लस है, एक पॉजिटिव चार्ज है, बिल्कुल सेंटर में रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो, मुझे इस पूरी सरफेस का जो है वो फ्लक्स कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस पूरी सरफेस का फ्लक्स कैलकुलेट करने का मेथड क्या होगा, हम तो फ्लक्स का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फ्लक्स जो होता है वो किसके बराबर होता है, फ्लक्स जो बराबर होता है वो होता है ई ए कॉस थीटा। लेकिन यहाँ पे वो फॉर्मूला ऐसे डायरेक्ट अब एप्लीकेबल नहीं है। क्यों नहीं अब एप्लीकेबल, क्योंकि ये हमने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि यहाँ पे जो है इस पूरी सरफेस में थीटा की वैल्यू वेरी कर रही होती है, ठीक है। अगर कहीं पे थीटा कांस्टेंट हो, जिस तरह अगर कोई आपके पास प्लेन या तो स्ट्रेट है, आपके पास यहाँ पे वर्टिकल है या हॉरिजॉन्टल है या डायगोनल है, तो इन केसेस में जो थीटा होता है वो कांस्टेंट होता है, तो वहाँ पे आप ये फ्लक्स का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। लेकिन इन केस ऑफ कर्व्ड सरफेसेस या इन केस ऑफ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड हम जो है ये फार्मूला डायरेक्ट नहीं लगा सकते। इसके लिए हम एक सेकेंड यहाँ पे मेथड यूज़ करते हैं, और वो मेथड क्या है, वो मेथड ये है, उसकी समरी ये है कि हम इस पूरी जो स्फीयर है इसको छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करेंगे, ठीक है। और फिर हम बारी बारी हर स्मॉल पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे और लास्ट में टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हर पैच के फ्लक्स को ऐड कर देंगे, तो हमारे पास टोटल फ्लक्स आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले ये थोड़ी सी आपको मैंने डायग्राम की डिस्क्रिप्शन बताई कि अगर हमने ये गॉस लॉ का हमने यहाँ पे फार्मूला डिराइव करना है, इन ऑर्डर टू डिराइव द फार्मूला फॉर गॉस लॉ वी कंसीडर अ स्फेरिकल क्लोज सरफेस। देखो, एक तो स्फेरिकल और दूसरी चीज़ लिखी हुई क्लोज सरफेस, क्योंकि अभी हमने स्टार्ट में कहा कि गॉस लॉ जो है वो क्लोज सरफेसेस के लिए होल्ड करता है, और इस क्लोज सरफेस का जो रेडियस है वो कितना है, r है, और इसके सेंटर में एक चार्ज प्रेजेंट है जिसको हमने नाम दे दिया q, ठीक है। और पॉइंट चार्ज हम पहले पढ़ चुके हैं, ऐसा चार्ज जिसकी डायमेंशंस बहुत ज़्यादा आपके पास स्मॉल हो। अब सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा, देखो एक स्फीयर की जो बाहर वाली बाउंड्री, जिस तरह आप 2D से स्टार्ट करते हैं, 2D की जो वो बाहर वाली जो आप बाउंड्री कहते हो उसको आप क्या नाम देते हो, सर्कमफेरेंस 2D में, जिस तरह सर्कल की हो गई या आपके पास यहाँ पर रेक्टेंगल की हो गई। लेकिन 3D ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं, जिस तरह यहाँ पे स्फीयर ले रहे हैं, तो 3D ऑब्जेक्ट्स का जो बाहर वाला सारी सरफेस होती है उसको सरफेस एरिया कहते हैं, ठीक है। तो मैंने इस पूरी सरफेस एरिया को, जिस तरह आप समझ लो फुटबॉल है, एक फुटबॉल है, फुटबॉल की बाहर वाली जो सरफेस है, सरफेस एरिया, आपने उसको कितने पैचेस में डिवाइड कर दिया, n पैचेस में, ठीक है। तो ये सबसे पहला पॉइंट है कि वी डिवाइड द होल सरफेस एरिया इनटू n नंबर ऑफ स्मॉल पैचेस। पैचेस भी कह सकते हो या पीसेस भी कह सकते हो। और अब आप खुद एज्यूम करो, समझ लो, आप सबसे बेस्ट इसको समझने का तरीका है फुटबॉल। अब फुटबॉल अगर आप देखो तो उसके ऊपर वो रेड और ब्लैक कलर के पैचेस भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो आप समझ लो हमने पूरी फुटबॉल का जो टोटल सरफेस एरिया था उसको हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड कर दिए, और हमने पैचेस कितने किए, n पैचेस। तो डेल्टा A1 क्या है, जो पैच नंबर 1 का आपके पास यहाँ पे एरिया, पैच नंबर 2 का एरिया, पैच नंबर 3 का एरिया, और हमने टोटल कितने पैचेस किए हैं, n पैचेस, ठीक है। और अगर मुझे टोटल सरफेस एरिया निकालना हो तो मैं हर इस पैच के अब एरिया को मैं सम अप कर दूंगा,
ठीक है। अच्छा, अब एक चीज़ आपको थोड़ा सा टॉपिक से हट की भी एक चीज़ आनी चाहिए, ये हमने पढ़ा भी था, ये जो डेल्टा A1 है इसको हम कहते हैं डिफरेंशियल एरिया, ठीक है। और वैसे तो आप एरिया, लेंथ, वॉल्यूम, स्केलर क्वांटिटीज़ आप एज्यूम करते हो, लेकिन फिज़िक्स में हम इन सब चीज़ों को वेक्टर क्वांटिटी लेते हैं। लेंथ को भी वेक्टर क्वांटिटी हम नेक्स्ट चैप्टर्स में लेंगे, और यह है कि यहाँ पे अब एरिया को भी वेक्टर क्वांटिटी लेंगे। और एरिया की जो डायरेक्शन होती है, याद रखो, क्लोज सरफेस के लिए हमेशा आउटवर्ड होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस थी, स्फीयर था, और इस केस के लिए जो हमारे पास जो इन पैचेस की जो डायरेक्शन होगी वो आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। तो मैंने समझाने के लिए कि छोटा सा एक पैच बनाया, ठीक है, उस फुटबॉल के ऊपर या स्फीयर के ऊपर एक पैच बनाया, और इस पैच की जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्मल होगी। अब देखो, नॉर्मल दो तरीके से बन सकती है, नॉर्मल अंदर के से भी बन सकती है, बाहर की तरफ भी बन सकती है। तो ये कन्वेंशन है कि हमेशा क्लोज सरफेस के केस में जो है हम किसी भी एरिया की जो डायरेक्शन लेते हैं वो आउटवर्ड लेते हैं। तो इस छोटे से पैच की जो मैंने डायरेक्शन ले ली वो आउटवर्ड ले ली, ठीक है। अच्छा, स्टेप नंबर 2 क्या होगा? स्टेप नंबर 2 से बल्कि पहले एक चीज़ आप खुद सोचो, पैचेस हमें ज़्यादा करने चाहिए या कम करने चाहिए? पैचेस हम जितने ज़्यादा करेंगे उतना अच्छा है, क्योंकि पैचेस अगर हम बड़े बनाएंगे ना, तो हो सकता है उस पैच में एरिया की डायरेक्शंस मोर देन 1 हो, तो हम फिर उस छोटे पैच में फ्लक्स का फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ये वाला। इसलिए हम जितने ज़्यादा पैचेस करेंगे, हर पैच उतना छोटा होगा, और हर उस पैच में जो डायरेक्शन आएगी वो एक ही आएगी डायरेक्शन, और उस हर पैच में हम ये फार्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमने स्टेप नंबर 2 है, स्टेप नंबर 2 हम हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट करेंगे बारी बारी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू स्मॉल, आपके पास पैच डेल्टा A1, तो फ्लक्स का फार्मूला यूज़ किया। अब हर पैच में हम फ्लक्स का फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि हर पैच में जो एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो एक ही है, क्योंकि पैचेस बहुत छोटे बनाए हुए हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला यूज़ किया। फ्लक्स जो होता है वो डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू एरिया, और यहाँ जो एरिया है वो डिफरेंशियल एरिया है डेल्टा A1, क्योंकि स्मॉल पैचेस में डिवाइड किया हुआ है। डॉट प्रोडक्ट आप हटाते हो तो आपको पता है क्या चीज़ आता है, मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट क्वांटिटी, मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब थीटा आपको पता है, थीटा असल में किसके दरमियान एंगल होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और उस एरिया का नॉर्मल। अब आप ज़रा डायग्राम पे आओ, इस पॉइंट को समझो। देखो, सेंटर में हमने पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, तो पॉजिटिव चार्ज का हमें पता है कि पॉजिटिव चार्ज की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है रेडियली आउटवर्ड। पॉजिटिव चार्ज हमेशा आउटवर्ड इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से जो अब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी, और हमने ये जो एक स्मॉल पैच बनाया हुआ है, इसकी जब हमने डायरेक्शन निकाली तो वो भी आउटवर्ड आई, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इस पैच में से आउटवर्ड है, और एरिया वेक्टर की भी डायरेक्शन आउटवर्ड है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड की आउटवर्ड क्यों है? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज लिया हुआ है, और हमने कहा था कि ये जो डेल्टा A1 स्मॉल पैच लिया हुआ है एरिया वेक्टर, इसकी तो डायरेक्शन होती ही आउटवर्ड है और नॉर्मल होती है। तो अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो दोनों के दरमियान जो एंगल बनेगा वो 0 बनेगा। तो थीटा की वैल्यू है 0। क्यों 0 है? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड उस स्मॉल पैच में से और अब स्मॉल पैच का जो एरिया वेक्टर है वो दोनों आपस में पैरेलल है, ठीक है। तो यहाँ पे आप cos 0 पुट कर दो, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये पहले पैच का फ्लक्स आ गया। इसी तरह सेकंड पैच का फ्लक्स निकालेंगे। सेकंड पैच आप कहीं और एज्यूम कर लो, समझ लो सेकंड पैच ये है आपके पास यहाँ पे, और ये 3D में पैचेस बने हुए हैं, ठीक है, जिस तरह फुटबॉल के ऊपर आपने पैचेस बनाए हुए हैं। अब इस स्मॉल पैच का सबसे पहले एरिया वेक्टर, तो वो आउटवर्ड आएगा और आपके पास नॉर्मल होगा, तो ये डेल्टा A2 की डायरेक्शन हो गई, ठीक है। इसी तरह अब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी आउटवर्ड होगी, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखो, इस स्मॉल पैच, ये जो हमने स्मॉल पैच लिया था डेल्टा A2, अब इस पैच में भी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल है, तो इस केस में भी वही हमने E2 डेल्टा A2 यूज़ किया, थीटा 0 आ गया क्योंकि दोनों पैरेलल हैं, तो ये फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो इसी से हमने फिर एक रिजल्ट आप निकालोगे सिमिलरली करके कि अगर पैच 2 का E2 डेल्टा A2 है तो पैच N का कितना होगा? पैच N में भी, N पैच का मतलब है इसमें कोई भी nth पैच जो सबसे लास्ट पैच होगा हमारे पास, तो उसमें भी थीटा 0 होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर पैरेलल हो गए। तो इसमें जो हमारे पास थीटा 0 cos 0 1, तो ये n पैच का फ्लक्स आ गया। तो ये हमारे पास स्टेप नंबर 2 था। स्टेप नंबर 3 हम करेंगे, हम इन तमाम पैचेस के फ्लक्स को एड अप करेंगे, ठीक है सर, पॉज कर।
हाँ जी स्टूडेंट्स, अभी हमने स्टेप नंबर 2 में ही देखा कि हमने टोटल फ्लक्स निकालने के लिए हर पैच का फ्लक्स कैलकुलेट किया और हमने पैचेस n पैचेस में डिवाइड किया था, तो हमने nth पैच तक का फ्लक्स निकाला, पैच नंबर 1, पैच नंबर 2 और पैच नंबर n तक का, और हमने ये फॉर्मूले देखे। स्टेप नंबर 3 जो हमारा होगा वो ये होगा कि ये जो हमने हर स्मॉल पैच का जो फ्लक्स निकाला इन सबको सम अप कर देंगे, ठीक है। और ये जो सम अप होगा ये वेक्टर सम नहीं होगा। क्यों वेक्टर सम नहीं होगा? क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटीज सिंपल आपके पास यहाँ पे अर्थमेटिक रूल्स फॉलो करती हैं प्लस माइनस के। तो टोटल फ्लक्स निकालने के लिए मैंने ये क्वेश्चन बना ली, ये है टोटल नेट फ्लक्स बता रहा है, और ये जो फ्लक्स 1 फ्लक्स 2 अप टू n ये बता रहा है, ये फ्लक्स 1 बता रहा है कि पैच 1 का फ्लक्स नंबर 2 बता रहा है कि पैच नंबर 2 का फ्लक्स, और ये बता रहा है nth पैच का फ्लक्स। तो पीछे जो हमने इनके फॉर्मूले ड्राइव किए थे, फ्लक्स 1 का फॉर्मूला ड्राइव किया था E डेल्टा A1, वो हमने पुट कर दिया, फ्लक्स 2 का E2 डेल्टा A2 और अप टू nth फ्लक्स का, ठीक है। अच्छा, अब आप एक चीज़ डायग्राम में देखो ज़रा, इस डायग्राम पे अगर आप आओ, जो लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस की थी, हमने एक स्फीयर एज्यूम किया हुआ है, ठीक है। स्फीयर का मतलब ये है, और हमने कहा था ये पॉइंट चार्ज बिल्कुल सेंटर में लाई कर रहा है, ठीक है। अब सर्कल की या स्फीयर की प्रॉपर्टी ही ये होती है कि उसकी सरफेस पे जो पॉइंट होते हैं, हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस सेम होता है, इक्वी डिस्टेंट होते हैं, ठीक है। तो हमने, अगर आप फुटबॉल एज्यूम करो, फुटबॉल पे आप कोई से भी पॉइंट्स लो उसकी सरफेस पे, और अगर आप हर पॉइंट का सेंटर से डिस्टेंस निकालो तो डिस्टेंस सेम आएगा। यही बेसिक प्रॉपर्टी सर्कल या स्फीयर की है, ठीक है। तो आप इस पे कोई से भी पॉइंट्स या पैचेस एज्यूम कर लो, हर पैच का डिस्टेंस सेंटर से, मतलब पॉइंट चार्ज से सेम है, ठीक है। तो यही पॉइंट को मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि उस सरफेयर के ऊपर आपने जो भी पॉइंट्स एज्यूम करोगे वो क्या होगे, सेम डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो फार्मूला क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला होता है KQ/R²। तो ये मैंने कहा समझ लो, जो पैच 1 बनाई हुई है उधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो KQ/R²। अच्छा, E2 के लिए मैंने बनाया KQ/R, अब आपके पास यहाँ पे R², ठीक है। अब आप एक चीज़ नोटिस करो, मैंने R1 और R2 नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा? क्योंकि पैच 1 का जो डिस्टेंस है वही डिस्टेंस पैच 2 का भी है ना, तो R1 R2 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं वो ड्यू टू पॉइंट चार्ज निकाल रहे हैं, सेंटर वाला जो चार्ज है, तो वो भी दोनों के लिए सेम है। तो मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड का आप देखो फॉर्मूला सेम है इलेक्ट्रिक फील्ड का, E1 का जो फॉर्मूला है वही फॉर्मूला E2 का है, मतलब हर पैच की जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो सेम है। तो इसको हम ये लिख सकते हैं कि हर पैच पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि हर पैच का सेंटर से डिस्टेंस सेम है। अब देखो सारे फैक्टर सेम है, डिस्टेंस भी हर पैच का सेम है, हर पैच के लिए Q भी सेम है, और K तो वैसे ही कांस्टेंट है ना। तो हर पैच के इलेक्ट्रिक फील्ड का जो मैग्नीट्यूड है वो सेम है। और अगर सारी चीज़ें सेम हैं तो उसको सबस्क्रिप्ट 1 2 3 लिखने के बजाय उसको मैंने एक नया नाम दे दिया E। तो इसी इक्वेशन में मैंने E1 E2 की जगह मैंने E पुट कर दिया, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ गई, ठीक है। अब अगर आप इस इक्वेशन में देखो, इस इक्वेशन में से E कॉमन आ रहा है, तो हमने E कॉमन ले लिया, और अंदर जो फैक्टर्स बचे, अंदर फैक्टर बचा डेल्टा A1 डेल्टा A2, ये चीज़। और ये चीज़ हमने स्टार्ट में ही लिखी थी यहाँ पे कि ये जो छोटे छोटे पैचेस हैं, इन सब पैचेस का अगर मैं यहाँ पे एरिया ऐड कर दूँ तो वो बन जाएगा टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। तो और यहाँ पे जो हमारे पास शेप है वो स्फीयर है, तो ये बन गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। तो इस पूरे की जगह मैंने लिख दिया टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर, ठीक है। अब एक स्फीयर के आपको फॉर्मूले पता हूँ, स्फीयर की एक सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 4πr², एक स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है 4/3πr³। तो यहाँ हम सरफेस एरिया डिस्कस कर रहे हैं, तो सरफेस अब एरिया की जगह लिख दिया 4πr², ठीक है। अब E का फॉर्मूला क्या होता है? E का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R², तो ये पुट कर दिया, और K एक खुद कांस्टेंट है, और K किसके बराबर होता है 1/4πε0, ठीक है। एप्सिलॉन R क्यों नहीं लिखा? क्योंकि वही बात है, हम मीडियम जो एज्यूम कर रहे हैं फ्री स्पेस एज्यूम कर रहे हैं, तो ये फार्मूला ये असल में K की जगह आ गया, ठीक है। और ये सरफेस एरिया की जगह 4π आपस में कैंसिल हो गए, R² कैंसिल हो गया, सिर्फ जो एक फैक्टर बचा वो Q, और दूसरी जो चीज़ है वो ε0, ठीक है। तो किसी भी एक क्लोज सरफेस का जो फ्लक्स है वो डिपेंड करता है चार्ज, उस सरफेस के अंदर कितना चार्ज है, इनक्लोज्ड कितना चार्ज है, और दूसरी जो चीज़ है वो है उस मीडियम की परमिटिविटी, ठीक है। एक चीज़ आप याद रखो, हमने ये कहा कि हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम है, लेकिन आप ये चीज़ मुझे नेक्स्ट लेक्चर में आप बताइएगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में, क्या इस चीज़ को मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है। इस चीज़ का मुझे आंसर बताइएगा
इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बराबर है, क्या इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिख सकता हूँ या नहीं मैं लिख सकता? तो इस अभी हमने मैग्नीट्यूड का जिक्र किया है, तो वेक्टर फॉर्म में इक्वल है या नहीं ये इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिवाइड करेंगे। ठीक है, थैंक यू।